दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक जॉन लॉक के जीवन परिचय, पुस्तकें और संपूर्ण राजनीतिक विचारों के बारे में। इसमें हम जॉन लॉक के विचारों पर पड़ने वाले प्रमुख प्रभाव, उसकी अध्ययन पद्धति, जॉन लॉक द्वारा प्रतिपादित मानव स्वभाव की धारणा, प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अधिकार, सामाजिक समझौता तथा राज्य की उत्पत्ति तथा हॉब्स और लॉक के विचारों की तुलना और लॉक के व्यक्तिवाद तथा उदारवाद संबंधी विचारों और परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कथन और स्टेटमेंट्स को कवर करेंगे। ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक और विचारक जॉन लॉक के जीवन परिचय, पुस्तकें और संपूर्ण राजनीतिक चिंतन के बारे में। सबसे पहले पृष्ठभूमि देख लेते हैं। दोस्तों, जॉन लॉक 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध ब्रिटिश विचारक था। इसे उदारवाद का जनक कहा जाता है। तो याद कर लीजिए, जॉन लॉक 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध ब्रिटिश विचारक था। उसको उदारवाद के जनक या फादर ऑफ लिबरलिज्म भी माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो वैयक्तिक स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति इतना ज़्यादा सतर्क था कि उसने व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध विद्रोह करने का स्पष्ट अधिकार दे दिया था और इस अधिकार को प्रदान करने में हॉब्स की रुचि नहीं थी। लॉक ने हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत को अधिक उदार, व्यवहारिक और संतुलित बनाने का पूरा प्रयास किया। उसने आधुनिक स्वतंत्रता की धारणा का प्रतिपादन किया और राजनीति शास्त्र को वैधानिक राजतंत्र और संविधानवाद जैसी नवीन मानव स्वतंत्रता आधारित अवधारणाएं दी। इस कारण मानव स्वतंत्रता की इस प्रहरी को उदारवाद की आत्मा के नाम से विभूषित करना 100% उचित समझा जाता है या उचित प्रतीत होता है। तो याद कर लीजिए दोस्तों, जॉन लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। प्राचीन काल से ही स्वतंत्रता मानव जीवन का महानतम लक्ष्य समझा जाता रहा है और जॉन लॉक उदारवाद के समर्थकों में निसंदेह सबसे महत्वपूर्ण है। लॉक को उदारवाद की आत्मा कहा जाता है क्योंकि उसने अपने दर्शन में स्वतंत्रता को शासन के सर्वोच्च लक्ष्य का स्थान प्रदान किया था। उदारवाद की आप जानते हैं कि दो धारणाएं रही हैं, एक तो क्लासिकल उदारवाद और नया उदारवाद। पुरातन या क्लासिकल उदारवाद, इसका प्रतिपादन जेम्स मिल, जेफरसन और टॉमस पेन के द्वारा किया गया और राज्य को श्रेष्ठतम अवस्था में भी जो कि एक बुराई मानता है और उसे केवल एक प्रहरी या वॉचमैन के रूप में जाना जाता है और राज्य के कार्यक्षेत्र को सीमित रखने के पक्ष में क्लासिकल उदारवाद है। लेकिन जो जॉन लॉक की उदारवाद की धारा है वो नवीन धारा का प्रतिनिधित्व करती है और शासन को स्वतंत्रता प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक साधन इसमें माना जाता है। लॉक जो है दोस्तों उदारवादी इस बात में है कि वो शासन को व्यक्ति की स्वतंत्रता की प्राप्ति का एक आवश्यक साधन मानते हुए भी ये कभी नहीं भूला है कि शासकीय शक्ति की मर्यादाएं निर्धारित की जानी चाहिए। यानी शासन की शक्ति जो है वो अतिवादी नहीं होनी चाहिए, उसकी कुछ सीमाएं या मर्यादाएं होनी चाहिए। और आप जान लीजिए कि लॉक जो है इस शक्ति का प्रयोग मानवीय स्वतंत्रता के विरुद्ध न करने का पक्षधर है और उसके द्वारा जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है उसमें भी यही बात मुख्य रूप से प्रतिपादित की गई है कि किस तरह से मानवीय स्वतंत्रता को जो है दृष्टि में रखा जाए या मानवीय स्वतंत्रता पर कोई हस्तक्षेप न होने पाए। आप जान लीजिए कि राजनीतिक उदारवाद उसकी एक बहुत बड़ी देन है और राजनीतिक उदारवाद में उसकी एक बहुत बड़ी देन धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत है। और लॉक का विचार है कि व्यक्ति को अपनी आत्मा के अनुसार कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए और उसका ये भी कहना है कि एक ही राज्य में सबको इस बात की छूट होनी चाहिए कि जो व्यक्ति जो चाहे धर्म माने और चाहे जिस संप्रदाय का सदस्य रहे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो लॉक व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रति इतना अधिक जागरूक है कि उसके द्वारा व्यक्तियों को कुशासन के विरुद्ध विद्रोह का स्पष्ट अधिकार प्रदान कर दिया गया है। और आप जान लीजिए दोस्तों कि इसी कारण इबनस्टीन एक विचारक हैं, उनका कहना है कि उदारवाद की आत्मा सबसे श्रेष्ठ और स्पष्ट रूप से जॉन लॉक में ही प्रतिबिंबित हुई है।
तो जॉन लॉक को उदारवाद का जनक या उदारवाद की आत्मा कहा जाता है। आइए जॉन लॉक के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जॉन लॉक का जीवन काल 1632 से 1704 है। जॉन लॉक का जन्म 1632 में ब्रिटेन की सामरगेट काउंटी के रिंगटन नामक स्थान पर एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। और ये जो है जॉन लॉक का जो संप्रदाय है ये प्यूरिटन संप्रदाय था। प्यूरिटन यहाँ पर याद कर लीजिए। जॉन लॉक का जन्म 1632 में ब्रिटेन के प्यूरिटन समुदाय में सामरगेट काउंटी के रिंगटन नामक स्थान पर एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। जॉन लॉक के पिता तत्कालीन समय में चलने वाले गृह युद्ध में ब्रिटिश संसद की ओर से लड़ने वाली सेना की कंपनी में एक विधि लिपिक थे। लॉक की शिक्षा दीक्षा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से हुई थी, जहां से उसने 1658 में एमए यानी परास्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। लॉक प्रारंभ में एक शिक्षक था, लेकिन बाद में उसने चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन किया और डॉक्टर बन गया था। इसके अलावा 1666 में लॉक व्हिग दल के संस्थापक सेफ्टसबरी के अर्ल लॉर्ड एस्ले से मिला, जिसका उसके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यहीं से लॉक का ब्रिटिश राजनीतिज्ञों से घनिष्ठ संपर्क स्थापित हुआ था। 1681 में इंग्लैंड की तत्कालीन स्थिति को अपने विपरीत होता हुआ देखकर लॉक हॉलैंड चला गया, जहां उसने अपने ग्रंथों के लेखन का कार्य आरंभ किया था। 1688 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। आप जानते हैं कि 1688 में इंग्लैंड में रक्तहीन या गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, जिसका लॉक ने समर्थन किया। इस क्रांति के दौरान निरंकुश राजतंत्र के समर्थक स्टुअर्ट वंशी राजा जेम्स द्वितीय को सिंहासन से उतारकर उसके स्थान पर संसद की प्रभुता को स्वीकार करने वाले जेम्स की पुत्री मेरी और उसके पति विलियम ऑफ ऑरेंज को संयुक्त रूप से इंग्लैंड की गद्दी पर बैठाया गया। लॉक ने अपने ग्रंथों में गौरवपूर्ण क्रांति में निहित मौलिक सिद्धांतों का प्रबल और युक्तिपूर्ण ढंग से समर्थन किया है और 1704 में 72 वर्ष की अवस्था में जॉन लॉक की मृत्यु हो गई थी। तो आप जान लिए कि जॉन लॉक का जीवन और तत्कालीन परिस्थितियां कैसी थीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉक का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, लेकिन उसके समय की जो परिस्थितियां थीं उसमें हुआ ये था कि जब राजकुमार विलियम का पद ग्रहण किया गया, राजकुमार विलियम ने पद ग्रहण किया तो पार्लियामेंट से एक अधिकार पत्र के द्वारा सम्राट के अधिकार सीमित किए गए और शासन से संबंधित जो अंतिम शक्तियां थी उसने अपने हाथ में रख ली थी। तो इस अधिकार पत्र को ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में बिल ऑफ राइट्स यानी अधिकारों के घोषणा पत्र के रूप में जाना जाता है और सम्राट के हाथों से पार्लियामेंट के हाथों में अंतिम सत्ता हस्तांतरण का ये परिवर्तन गौरवपूर्ण रक्तहीन क्रांति यानी ग्लोरियस ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। और इस क्रांति के बाद इसके औचित्य और वैधानिकता पर भी बहुत राजनीतिक वाद विवाद हुआ था। लॉक ने क्रांति के 2 वर्ष के बाद उसका अपना जो ग्रंथ प्रकाशित हुआ 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट यानी शासन पर 2 लेख, इसमें उसने क्रांति का समर्थन किया और उसको सर्वथा उचित सिद्ध करने का प्रयास किया। लॉक विलियम ऑफ ऑरेंज का पहले से ही कृपा पात्र था, इसलिए विलियम के शासन के अंतर्गत उसे कमिश्नर ऑफ अपील्स का पद दिया गया और अस्वस्थता के कारण उसने 1700 में इस पद से त्यागपत्र दे दिया था। 1704 में उसका देहांत हो गया था। अब आइए जानते हैं जॉन लॉक की प्रमुख रचनाएं। तो जॉन लॉक की रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और लॉक ने राजनीति शास्त्र और आप देखिए लॉक ने बहुत सारे विषयों पर लिखा है और उसके महत्वपूर्ण जो ग्रंथ हैं उसने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन, धर्मशास्त्र, शिक्षा और विज्ञान आदि विषयों पर 30 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। तो जो लॉक की रचनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसने राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन, धर्मशास्त्र, शिक्षा और विज्ञान पर विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी और लॉक की सभी कृतियां 50 वर्ष की आयु के बाद ही प्रकाशित हुई थी। उसका प्रथम जो लेटर ऑन टोलरेशन 1689 में प्रकाशित हुआ था। 1690 और 92 में उसका दूसरा और तीसरा पत्र और उसकी मृत्यु के बाद इसी संबंध में चौथा पत्र प्रकाशित हुआ था।
कुछ राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन करने के साथ ही इन पत्रों में उसने धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेशन के भाव को अपनाने पर बल दिया है। और 1690 में उसका प्रसिद्ध ग्रंथ शासन पर 2 निबंध यानी 2 ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट प्रकाशित हुआ और राजनीतिक विचारों की दृष्टि से इस ग्रंथ का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। और 1690 में ही उसका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग प्रकाशित हुआ था और इसके कारण वो आधुनिक दर्शन का द्वितीय जनक माना जाता है। राजनीति विषय पर या राजनीति शास्त्र पर उसकी लिखी जो पुस्तकें हैं उसमें 1689 में ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, 1690 में ट्रू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, और 1690 में देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ एन एस्से कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग प्रकाशित हुआ था। सेकेंड लेटर ऑन टॉलरेशन 1690 में, और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है द फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ कैरोलिना 1692 में प्रकाशित हुआ। और ये पुस्तकें राजनीति या पॉलिटिक्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसके अलावा एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि जॉन लॉक द्वारा शिक्षा पर लिखित प्रमुख पुस्तक कौन सी है, तो ये है सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, जिसका प्रकाशन 1693 में हुआ था। अब आइए उसके महत्वपूर्ण ग्रंथ 2 ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, लॉक की ये प्रमुख और प्रसिद्ध रचना है जो उसके राजनीतिक विचारों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। 2 ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट पुस्तक का जो लेखन का उद्देश्य था उसमें पहला तो ये था कि वो निरंकुशतावाद के आधारों का खंडन करना चाहता था और दूसरा ये सिद्ध करना था कि 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति से राजा विलियम को प्राप्त राजसत्ता जनता की सहमति पर आधारित है। और ये 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट लिखने का प्रमुख उद्देश्य था। इस पुस्तक के प्रथम भाग में जॉन लॉक ने सर रॉबर्ट फिल्मर द्वारा रचित पुस्तक पैट्रियार्का में प्रतिपादित राजा के दैवी अधिकार के सिद्धांतों का खंडन किया है और दूसरे भाग में लॉक ने हाब्स की रचना लेवायथन में प्रतिपादित निरंकुशतावाद का भी विरोध किया है। और यही कारण है कि वाहन ने लॉक की 2 ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट रचना को दुनाली बंदूक की संज्ञा दिया है। अब जॉन लॉक के जीवन परिचय और पुस्तकों के बाद आइए जानते हैं राजनीतिक चिंतन पर किन परिस्थितियों का प्रभाव रहा है जॉन लॉक के। तो जॉन लॉक के राजनीतिक चिंतन पर किन परिस्थितियों का प्रभाव रहा है उसको आप जान लीजिए। देखिए, सबसे पहला प्रभाव तो 1688 की इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति या रक्तहीन क्रांति का रहा है, जिससे कि सत्ता परिवर्तन हुआ था। तत्कालीन इंग्लैंड में शासन के दैवीय सिद्धांत के स्थान पर धीरे धीरे उदारवादी चिंतन पर आधारित लोकतांत्रिक सिद्धांत उभर रहा था और इंग्लैंड सहित अन्य यूरोपीय देशों के उपनिवेशों के विस्तार से वाणिज्य व्यवसाय का विकास और एक नए व्यापारिक वर्ग का उदय हो रहा था। वाणिज्य व्यवसाय के विकास के लिए व्यापारी वर्ग द्वारा अधिकाधिक स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी और ये सारी परिस्थितियां लॉक के जीवन काल की थीं। जॉन लॉक की अध्ययन पद्धति किस तरह की थी, यानी उसका जो अध्ययन का जो परिदृश्य था वो किस तरह का था, इसको समझते हैं। दोस्तों, लॉक की अध्ययन पद्धति अनुभववादी या एम्पिरिकल मेथड थी। लॉक का कहना था कि ज्ञान का स्रोत अनुभव है। लॉक अनुभववादी विचारक है, उसकी अध्ययन पद्धति अनुभववादी है। उसका कहना है कि ज्ञान का स्रोत अनुभव है, इसलिए अनुभव के बिना ज्ञान की कल्पना नहीं की जा सकती है। लॉक के अनुसार मनुष्य के मस्तिष्क में जन्मजात कोई विचार नहीं होता है। जो अनुभववादी विचारक हैं वो सभी यही मानते हैं और लॉक का कहना है कि मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म से या पैदा होते ही कोई विचार नहीं होता है। जन्म के समय मनुष्य का मस्तिष्क एक कोरे कागज की तरह होता है और मस्तिष्क में विचारों की उत्पत्ति 2 स्रोतों से होती है। एक तो संवेदना यानी सेंसेशन और दूसरा प्रत्यक्ष बोध यानी परसेप्शन से। इन स्रोतों से प्राप्त अनुभव मनुष्य के मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं, जिसका बुद्धि के द्वारा विश्लेषण करके जटिल विचारों की उत्पत्ति की जाती है। और लॉक के अनुसार ज्ञान जो है वो विवेक मूल होता है, क्योंकि वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब बुद्धि बिखरे हुए संवेदनों और प्रत्यक्ष में पारस्परिक संबंध स्थापित करती है।
लॉक के अनुसार मनुष्य के ज्ञान का क्षेत्र उसके अज्ञान के क्षेत्र से बहुत छोटा होता है, क्योंकि मनुष्य एक असीम प्राणी होने के कारण अनंत और असीम ब्रह्मांड की सभी बातों को नहीं जान सकता है। तो ज्ञान का क्षेत्र अज्ञान के क्षेत्र से बहुत छोटा है और ब्रह्मांड इतना अनंत और असीम है कि मनुष्य उसकी सभी बातों को नहीं जान सकता है। लॉक ने अपने इसी अनुभववादी पद्धति को अपनाकर राज्य की उत्पत्ति, राज्य के स्वरूप तथा शासन संबंधी सिद्धांतों का निरूपण किया है। अब आइए जानते हैं लॉक ने अपने राज्य के उत्पत्ति संबंधी विचारों में जो मानव स्वभाव की कल्पना की है, मानव स्वभाव की अवधारणा दी है, वो किस तरह से है। तो लॉक के राजनीतिक विचारधारा में सबसे पहला स्थान उसके सामाजिक समझौता सिद्धांत का है और इसका वर्णन वो मानव स्वभाव की धारणा, प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक समझौता के बाद राज्य की उत्पत्ति के संबंध में करता है। तो सबसे पहले मानव स्वभाव की धारणा। दोस्तों, लॉक ने सेप्टसबरी के पतन और उसके बाद दुखपूर्ण दिनों में अपने देश के निष्कासन का यातनामय जीवन बिताया था और मानव स्वभाव का उसने दुष्टतापूर्ण जो पक्ष था उसका भी साक्षात्कार किया था, लेकिन उसका हृदय मनुष्यों की स्वाभाविक अच्छाई और दया आदि गुणों से अधिक प्रभावित था। लॉक के मानव स्वभाव की धारणा थॉमस हॉब्स की धारणा के बिल्कुल विपरीत है और हॉब्स मानव स्वभाव को स्वार्थी, क्षणिक और पाशविक बताता है, जबकि लॉक मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा बताता है और उसके मानवीय गुणों पर बल देता है। हॉब्स ने मनुष्य को स्वार्थी, पाशविक और पतित माना है और घोर स्वार्थी या अपने आप में अहं केंद्रित मानता है हॉब्स, लेकिन लॉक ने उसे सहयोगी और सामाजिक माना है। लॉक के अनुसार मनुष्य विवेकशील प्राणी होने के कारण स्वेच्छापूर्वक नैतिक व्यवस्था को स्वीकार कर उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना अपना परम कर्तव्य माना है। तो जॉन लॉक की जो मानव स्वभाव संबंधी धारणा है वो हॉब्स के पूर्णतया विपरीत है। देखिए, लॉक के मानव स्वभाव पर किन परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा। तो लॉक के पिता का मृदुल और मित्रवत व्यवहार, साथियों और मित्रों का आजीवन भरपूर साथ और इंग्लैंड की 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का लॉक के मानव स्वभाव तथा उसके परिस्थितियों पर प्रभाव को दर्शाता है। आप जान लीजिए कि लॉक का कहना है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से दयालु, अच्छा और सद्गुणों से संपन्न होता है। उसके पिताजी का स्नेहमय व्यवहार और मित्रों की अच्छाई ने उसे हृदय से मानवीय सद्भावना के प्रति निष्ठा उत्पन्न की और उसने स्वयं अपनी आंखों से 1688 में इंग्लैंड के शांतिपूर्ण साधनों के बल पर जो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हुए देखा था, उसने इन प्रभाव और निष्ठा को पुष्ट करने का भी कार्य किया है। तो जिस व्यक्ति के समय में या उसके जीवन में जो जो परिस्थितियां रहती है उसके विचार भी उसी तरह होते हैं और ऐसा लॉक के साथ भी हुआ है। लॉक के अनुसार मानव स्वभाव की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो लॉक मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी मानता है। वो कहता है कि मनुष्य नैतिक गुणों से युक्त होता है, उसमें परोपकार, सहयोग, प्रेम और दयालुता तथा सहानुभूति की भावना होती है। इसके अनुसार इसके अलावा मनुष्य स्वभाव से उपयोगितावादी दृष्टिकोण से संचालित होता है। वो दुख से बचना और सुख को प्राप्त करना चाहता है। लॉक के द्वारा मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा मानने के लिए 3 परिस्थितियां उत्तरदायी हैं। देखिए, तो कौन कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी हैं, तो आप जान लीजिए कि मुख्य रूप से जो 3 परिस्थितियां हैं वो ये हैं कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, नैतिक गुणों से युक्त हैं और उपयोगितावादी दृष्टिकोण से भी मनुष्य अच्छा होता है। आप जान लीजिए दोस्तों, वो 3 परिस्थितियों में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, उसके पिता का स्नेहमय, प्रेमपूर्ण और मित्रवत व्यवहार और मित्रों की अच्छाई उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। अब आइए मानव स्वभाव के बारे में हॉब्स और लॉक के विचारों के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में जान लेते हैं। हॉब्स मानव स्वभाव को घोर स्वार्थी माना है। हॉब्स के अनुसार मानव स्वार्थी होता है, जबकि लॉक कहता है कि मानव परोपकारी और आध्यात्मवादी है। हॉब्स कहता है कि मानव कोरा जंगली पशु है, जबकि लॉक मानव को एक नैतिक प्राणी मानता है। हॉब्स मानव को भौतिकवादी मानता है, लॉक
धार्मिक और कर्तव्य परायण मानता है। हाब्स कहता है कि मानव स्वभाव झगड़ालू है, जबकि लॉक का कहना है कि मानव शांति प्रिय है। मानव स्वभाव के बाद आइए लॉक के प्राकृतिक अवस्था संबंधी विचारों के बारे में जानते हैं। जो साथी लॉक को पढ़े होंगे वो उसकी प्राकृतिक अवस्था के बारे में जानते हैं कि लॉक की जो प्राकृतिक अवस्था है उसके मानव स्वभाव की धारणा पर ही आधारित थी। आप जानते हैं कि हाब्स के विपरीत लॉक मानव को परोपकारी, दयालु और सहयोगी मानता था, जिससे प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता और रक्षा की अवस्था थी। और इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करता था जैसे कि वह दूसरों से अपने साथ चाहता था। तो हाब्स की तरह लॉक ने भी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है, क्योंकि लॉक का मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, सहयोग और दया से भरा पूरा प्राणी है। इसलिए उसकी प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक के साथ संघर्ष और झगड़े की अवस्था न होकर शांति, संपन्नता, सहयोग और स्वतंत्रता की अवस्था थी। लॉक के प्राकृतिक अवस्था की एक विशेषता ये भी थी कि उसमें व्यक्तियों को अधिकार भी प्राप्त थे और उसमें कुछ व्यवस्था भी थी, जबकि हाब्स की प्राकृतिक अवस्था में ऐसा कुछ नहीं था। प्राकृतिक अवस्था की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो लॉक की प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति समान होते हैं। यह अवस्था शांति, पारस्परिक सद्भावना पर आधारित है। इस अवस्था में लोग पूर्णतः स्वतंत्र हैं, लेकिन ये स्वतंत्रता स्वच्छंदता या स्वेच्छाचारिता नहीं है। और प्राकृतिक अवस्था में मानव प्राकृतिक नियमों यानी जो प्राकृतिक नियम थे उनके अनुसार कार्य करता है। साथ ही साथ प्राकृतिक अवस्था में सभी को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, यानी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, LLP। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के अधिकार लॉक की प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त थे। तो लॉक की प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त थे। प्रत्येक व्यक्ति जो है प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग करता था और साथ ही साथ वो दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों का आदर और सम्मान भी करता था। और जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार जो है प्राकृतिक अवस्था में ही प्राप्त थे। और साथ ही साथ प्राकृतिक अवस्था में संपत्ति की सृष्टि ईश्वर द्वारा दी गई वस्तुओं में श्रम के मिश्रण से हुई, यानी जैसे पेड़ में फल फूल लगे हुए हैं तो वो सबके होते हैं, लेकिन परिश्रम करके यदि किसी ने तोड़ा तो वो उसके हो गए। लॉक प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को समान मानता है, लेकिन उसका विचार था कि ये समानता अधिकारों की समानता थी, शक्ति की समानता नहीं। देखिए, लॉक प्राकृतिक अधिकारों को या प्राकृतिक अवस्था को बहुत अच्छी व्यवस्थापूर्ण अवस्था मानता है, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं भी थीं। प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थीं जिनके कारण व्यक्तियों को सामाजिक समझौता करना पड़ा। तो क्या चीज़ें थीं? लॉक द्वारा चित्रित प्राकृतिक अवस्था विवेक जनित प्राकृतिक नियमों पर आधारित थी, लेकिन उसमें कुछ कठिनाइयां और असुविधाएं थीं जिनकी वजह से व्यक्ति निरंतर असुरक्षा और अशांति के भय का अनुभव करता था। प्राकृतिक अवस्था में जो 3 असुविधाएं थीं वो कौन कौन सी थीं उसको आप जान लीजिए। तो प्राकृतिक अवस्था शांति और सहयोग की अवस्था होने के बावजूद कुछ असुविधाओं से ग्रस्त थी, जिसमें पहली असुविधा थी कि इस अवस्था में प्राकृतिक नियम का स्वरूप बहुत ही अस्पष्ट था और इसकी वजह से लोगों द्वारा उसकी व्याख्या और अर्थ भिन्न भिन्न प्रकार से किया जाता था और इसका परिणाम ये होता था कि उसके बारे में संदेह हो जाता था। प्राकृतिक अवस्था की दूसरी असुविधा थी कि प्राकृतिक नियम की सही परिभाषा या सही व्याख्या और उसके अनुसार निर्णय कर उसको कार्यान्वित करने वाला कोई साधन या संस्था विद्यमान नहीं थी और इसका परिणाम ये था कि प्रत्येक व्यक्ति उसे अपने ढंग से परिभाषित करता था, अपने ढंग से लागू करता था, जिससे कि संघर्ष उत्पन्न होने की संभावना हमेशा बनी रहती थी। और लॉक के प्राकृतिक अवस्था की तीसरी असुविधा ये थी कि इसमें प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को दंडित करने के लिए कोई सक्षम व्यक्ति या संगठन का अस्तित्व नहीं था। इसलिए ये अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त था, जिससे दंड के प्रयोग में न तो एक रूपता थी और न ही निष्पक्षता। तो प्राकृतिक अवस्था की इन असुविधाओं के कारण लोगों का जीवन असुरक्षित और अनिश्चित हो गया था
और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों ने सामाजिक समझौता के जरिए राज्य की स्थापना की थी। तो आप जान लीजिए कि लाक की प्राकृतिक अवस्था विवेकजनित प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। तुम दूसरों के प्रति वही बर्ताव करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। तो लाक के व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था की प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार चलते थे और उचित अनुचित पाप पुण्य धर्म अधर्म की स्वाभाविक भावना के अनुसार परस्पर व्यवहार करते थे। तो इस तरह से माना जाता था कि ये प्राकृतिक अवस्था स्वर्ण युग की अवस्था थी। और एक विचारक हैं डनिंग, वो कहते हैं कि ये पूर्ण सामाजिक अवस्था होने की अपेक्षा केवल पूर्व राजनीतिक अवस्था है और ये अवस्था परस्पर पारस्परिक संघर्ष की अवस्था नहीं थी। इसमें शांति और विवेक का आधिक्य था, लेकिन इसमें जो असुविधाएं थी, प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन ये न तो व्यवहारिक थी न इसमें अस्थायी शांति की गारंटी दी जा सकती है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को जो असुविधाएं थीं तो वो असुविधाएं कमियों के रूप में हैं। इसमें कोई सुनिश्चित प्रकट और सर्वमान्य नियम नहीं था। दूसरा, इस अवस्था की कमी दूसरी ये थी कि प्रकट और निष्पक्ष निर्णायक नहीं थे। और तीसरी कमी ये थी कि इन निर्णयों को क्रियान्वित करने वाली शक्ति नहीं थी। तो ऐसी दशा में निर्णय कार्यान्वित होने से रह जाते हैं और इन असुविधाओं के कारण व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था त्याग किया और समझौते के आधार पर राज्य संस्था की उत्पत्ति या स्थापना की थी। प्राकृतिक नियमों की बात हुई है, नेचुरल रूल्स की बात हुई है, तो उसको जान लेते हैं। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का संचालन प्राकृतिक नियमों से चलता था और जो प्राकृतिक नियम थे वो विवेक पर आधारित होते थे। लाक के प्राकृतिक नियम को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था को शासित करने के लिए प्राकृतिक नियम होते हैं जो प्रत्येक को बाध्य करते हैं और प्रज्ञा यानी विवेक, जो कि उस कानून का ही दूसरा नाम है, संपूर्ण समाज को जो उसका प्राय पालन करता है, ये सिखाता है कि सब लोग समान और स्वतंत्र हैं, इसलिए किसी को भी दूसरे के जीवन, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये प्राकृतिक नियम थे, इनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था की व्यवस्था जो है वो संचालित होती थी। प्राकृतिक अधिकारों के बारे में जान लेते हैं। तो प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों के साथ प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट्स का अस्तित्व था और लाक के अनुसार व्यक्तियों को 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार। इसमें जीवन का अधिकार यानी राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो जीवन का अधिकार था कि प्रत्येक व्यक्ति की सबसे प्रबल आकांक्षा अपने जीवन को सुरक्षित रखना था, इसलिए अपने जीवन की सुरक्षा के लिए व्यक्ति द्वारा जो विवेकपूर्ण कार्य किए जाते थे उसे करने का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था। दूसरा, जीवन के अधिकार के बाद दूसरा अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार। तो व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों के द्वारा जो नैतिक व्यवस्था थी उसके अनुसार कार्य करना स्वतंत्रता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक दायरे में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करने का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था इस अवस्था में। और तीसरा, संपत्ति का अधिकार है। तो लाक का संपत्ति से अधिकार प्राकृतिक अवस्था में जीवन निर्वाह के बाह्य साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व स्थापित करने से था। उसके अनुसार प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं पर सभी को समान अधिकार प्राप्त था और तब संपूर्ण शक्ति सामूहिक संपत्ति थी। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं को अपने श्रम से उपयोगी बना लेता था तब उस पर उसका व्यक्तिगत अधिकार स्थापित हो जाता था। तो इस तरह मनुष्य अपने श्रम के द्वारा व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण करता था। लाक जीवन के लिए संपत्ति के अधिकार को अत्यधिक महत्व देता है और व्यक्ति को उतनी ही संपत्ति रखने की सलाह देता है जितना वो उपभोग कर सके। तो लाक के प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों के 3 प्राकृतिक अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्राप्त थे और इन अधिकारों में भी संपत्ति के अधिकार को वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानता है। अब आइए प्राकृतिक अवस्था में हाब्स और लाक के विचारों की तुलना जान लेते हैं। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सतत संघर्ष की अवस्था थी, जबकि लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक सहयोग, पारस्परिक सहयोग और शांति की अवस्था थी। हाब्स मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में पारस्परिक युद्ध की अवस्था मानता है, जबकि लाक की प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करता था। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता से आशय स्वच्छंदता या स्वेच्छाचारिता था,
जबकि लाक प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्रता से आशय स्वच्छंदता या स्वेच्छाचारिता न होकर प्राकृतिक नियमों के अनुसार जीवन संचालित करने को मानता है। हाब्स प्राकृतिक अवस्था में एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की परतंत्रता का कारण बन सकती थी, क्योंकि ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली अवस्था थी, हाब्स की प्राकृतिक अवस्था। लेकिन लाक की प्राकृतिक अवस्था में सभी व्यक्ति प्राकृतिक नियमों का पालन करते थे, इसलिए इसमें कोई भी पराधीन नहीं था और सभी जो है समान रूप से स्वतंत्र होते थे। अब इसके बाद आइए लाक की सामाजिक समझौता और राज्य की उत्पत्ति संबंधी विचार को देखते हैं। दोस्तों, सामाजिक समझौता के बाद जो है राज्य की उत्पत्ति होती है और लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में जो विद्यमान असुविधाएं थी उनको दूर करने के लिए लोगों को राज्य जैसी एक व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई, जिससे उन्होंने आपस में मिलजुल कर एक समझौता किया और ये समझौता समाज के सभी व्यक्तियों ने मिलकर सभी व्यक्तियों के साथ किया, जिससे पहले समाज और बाद में राज्य की उत्पत्ति हुई। वहाँ पर क्या था? हाब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत में सभी व्यक्तियों ने अपने सभी अधिकार एक व्यक्ति या समुदाय को इस आधार पर दे दिए थे कि तुम भी अपने अधिकार उस व्यक्ति को सौंप दो। लेकिन लाक का जो समझौता है सभी व्यक्तियों ने सभी व्यक्तियों के साथ ये समझौता किया। इससे पहले समाज और बाद में राज्य की उत्पत्ति हुई और इस समझौते का प्रमुख उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की आंतरिक और बाह्य संकटों से रक्षा करना था। और लाक के समय में या लाक के विचारों में जो समझौता किया गया उसमें व्यक्तियों ने जो प्राकृतिक अधिकार थे उनका परित्याग किया। पहला अधिकार तो ये था कि स्वयं के द्वारा प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने का अधिकार, दूसरा प्राकृतिक कानून को कार्यान्वित करने का अधिकार और तीसरा प्राकृतिक कानून का उल्लंघन करने वाले उल्लंघनकर्ता को दंड देने का अधिकार का सभी व्यक्तियों ने परित्याग कर दिया था। तो लाक का जो सामाजिक समझौता है उसमें मनुष्यों में दो प्रकार के समझौते होते हैं। पहला तो लाक ने स्पष्ट रूप से ऐसे दो समझौते का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन उसने जो वर्णन किया है उससे ऐसा लगता है कि दो समझौते किए गए। पहले समझौते के द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई और पहले समझौते के द्वारा मनुष्य ये निश्चित करते हैं कि वे अपने संबंध में जो व्यवस्था करने का अधिकार है वो समाज को देते हैं। उसका परिणाम होता है कि अब उस कानून के निर्माण का अधिकार समाज को होगा, जिन्हें वो मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक हित के लिए उपयोगी समझेगा। दूसरे प्रकार का समझौता ये है कि जो समाज के मनुष्य मिलकर शासक चाहे व्यक्ति या व्यक्ति समूह से करते हैं और जिसके द्वारा राज्य संस्था की उत्पत्ति होती है, ये समझौता एक प्रकार के शासक और शासितों के मध्य होता है, जिसे समाज के द्वारा शासक को कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने और उन्हें मनवाने का अधिकार दिया जाता है। तो समाज और राज्य, पहले समझौते के द्वारा समाज की और दूसरे समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन लाक के सामाजिक समझौते की एक सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसमें शासक को असीमित या अमर्यादित शक्ति प्राप्त नहीं है और शासक की शक्ति पर प्रतिबंध लगाए गए हैं कि उसके द्वारा जो निर्मित कानून हैं वो प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे। और लाक का स्पष्ट कथन है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए राजनीतिक समाज में प्रवेश करते हैं। देखिए, लाक कहता है कि जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता संबंधी अधिकार पहले ही प्राप्त थे और सरकार व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की गारंटी लेती है। और इस समझौते में ये भी निश्चय किया जाता है कि यदि शासक समझौते की शर्तों का उल्लंघन करता है और सार्वजनिक हित के विरुद्ध शासन करेगा तो मनुष्यों को ये अधिकार होगा कि वे उसे अपना अथवा उस व्यक्ति समूह से राजशक्ति छीन लें और दूसरे ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समूह को दे दें जो समझौते की शर्तों के अनुकूल सार्वजनिक हित में शासन करेगा। तो इसी से संवैधानिक शासन व्यवस्था की उत्पत्ति होती है। अब पॉइंट वाइज देख लेते हैं लाक के सामाजिक समझौता की विशेषताएं क्या हैं। तो समझौते के जरिए व्यक्ति अपने सभी प्राकृतिक अधिकारों का त्याग नहीं करते हैं, केवल कुछ प्राकृतिक अधिकारों जैसे प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने, उसे कार्यान्वित करने और दंड देने के अधिकार का परित्याग करते हैं। व्यक्ति अपने कुछ अधिकारों का परित्याग करने के बाद भी जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखते हैं और उनके द्वारा राजनीतिक नियंत्रण को सीमित करता है।
साथ ही साथ लाक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत व्यक्ति अपने अधिकार लेवायथन जैसे किसी निरंकुश सत्ता को न सौंपकर समष्टि रूप में संपूर्ण समुदाय को समर्पित करते हैं और समझौते के जरिए उत्पन्न राज्य असीम अधिकार संपन्न, सर्वशक्तिशाली और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न न होकर दोहरे नियंत्रण से संचालित होता है। पहला नियंत्रण व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अदेय अधिकार हैं और दूसरा नियंत्रण राज्य प्राकृतिक नियमों से स्वयं भी बंधा हुआ है, वो उससे अलग नहीं है। और लाक के समझौते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये समझौता जन इच्छा और सहमति पर आधारित है और समझौता एक बार संपन्न होने के बाद रद्द नहीं हो सकता है और साथ ही समझौते के जरिए स्थापित व्यवस्था को बाद की पीढ़ियों पर लागू करने के लिए उनकी स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है और समझौते द्वारा सर्वसम्मति से निर्मित समाज को अंततः बहुमत के शासन के सिद्धांत को जन्म देता है। और क्योंकि प्रत्येक प्रश्न पर सर्वसम्मत प्राप्त करना व्यवहारिक नहीं है, इसलिए बहुमत की इच्छा के अधीन होना समझौते की अनिवार्य शर्त है। तो आप जान लीजिए, लाक के सामाजिक समझौते के द्वारा दो प्रकार के समझौते होते हैं। पहले समझौते द्वारा राजनीतिक समाज की स्थापना की गई है और दूसरे समझौते के द्वारा शासक और शासित के मध्य शर्तों की स्थापना करके सरकार की स्थापना की गई है। और समझौते के परिणाम स्वरूप नागरिकों के द्वारा अपने प्राकृतिक अवस्था के अधिकारों का त्याग किया जाता है, लेकिन जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का त्याग नहीं होता है। समझौते के आधार पर जिस राज्य का निर्माण होता है वो मानवीय अनुमति और सहमति का परिणाम है। और लाक के सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो हाब्स में नहीं था, कि यहाँ शासक भी समझौते का एक पक्ष होता है, इसलिए समझौते की शर्तें उस पर भी अनिवार्य रूप से लागू होती हैं और उनका पालन करना भी शासक के लिए अनिवार्य होता है। तो इस आधार पर लाक ने निरंकुश राजतंत्र का सिद्धांत नहीं बल्कि संवैधानिक या मर्यादित राजतंत्र की स्थापना का विचार दिया है। और आप जान लीजिए कि शासक अथवा सरकार की स्थापना मनुष्यों के समझौते और सहमति पर आधारित होती है और यदि सरकार या शासक लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कार्य न करे तो शासक की नियुक्ति करने वाली जनता को उसे पद से हटाने का भी अधिकार है। तो कुल मिलाकर लाक ने अपने सिद्धांत के आधार पर एक ऐसे समाज का समर्थन किया है जिसमें वास्तविक और अंतिम शक्ति यानी जो संप्रभुता है, स्पष्ट रूप से उसने संप्रभुता शब्द तो नहीं कहा है, तो वास्तविक और अंतिम शक्ति समाज में निहित होती है और सरकार का चाहे कोई भी रूप क्यों न हो, वो समाज की इच्छा की अभिव्यक्ति का ऐसा साधन मात्र है जिसे समाज जब चाहे बदल सकता है यदि वो समाज की सहमति पर या सहमति के अनुसार शासन नहीं करता है। अब आइए सामाजिक समझौता के संबंध में हाब्स और लाक के विचारों की तुलनात्मक अध्ययन के बारे में जान लेते हैं। हाब्स और लाक की जो तुलना है उसमें समानताएं हैं कि दोनों समझौते सामाजिक हैं। दोनों ने समझौते के जरिए राज्य की उत्पत्ति का समर्थन करते हुए राजा के दैवीय अधिकार के धारणा का खंडन किया है। दोनों के अनुसार समझौता प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों द्वारा संपन्न होता है और प्रारंभिक अवस्था में दोनों के समझौते में सरकार भाग नहीं लेती है। लेकिन हाब्स और लाक के जो समझौता सिद्धांत है उन दोनों में बहुत अधिक असमानताएं और अंतर हैं। देखिए, हाब्स का समझौता प्राकृतिक अवस्था में स्वार्थी, एकाकी और पाशविक जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्यों के बीच होता है, जबकि लाक का समझौता ऐसे लोगों के बीच होता है जो कतिपय असुविधाओं के बावजूद सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। हाब्स का जो समझौता है उसमें प्राकृतिक अवस्था में सतत संघर्ष जनित अराजकता को दूर करने के लिए हुआ था, लेकिन लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के शांतिपूर्ण होने के बावजूद जो 3 असुविधाएं विद्यमान थी उनको दूर करने के लिए समझौता हुआ था। हाब्स के समझौते में राज्य के निर्माण के लिए एक ही समझौता हुआ था जिसमें केवल प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोग थे, न कि सरकार। लेकिन लाक के समय 2 समझौते हुए, पहला सामाजिक और दूसरा राजनीतिक समझौता। पहले समझौते के जरिए समाज की उत्पत्ति होती है जबकि दूसरे समझौते के जरिए सरकार की उत्पत्ति हुई थी। हाब्स के सामाजिक समझौता में वर्णित सामाजिक
समझौते की ऐतिहासिकता का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता, इसलिए उसका समझौता सिर्फ दार्शनिक है, ऐतिहासिक नहीं। लेकिन लॉक के द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता दार्शनिक होने के साथ साथ ऐतिहासिक भी है। पांचवा अंतर ये है कि हाब्स समझौता के बाद निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करता है, जबकि लॉक का सामाजिक समझौता सीमित और वैधानिक राजतंत्र की स्थापना करता है। अगला प्रमुख अंतर ये है कि हाब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत जनता की उपेक्षा करके संप्रभु का पक्ष लेता है, जबकि लॉक का समझौता सिद्धांत जनता का पक्ष लेता है और सरकार को प्राकृतिक कानून और प्राकृतिक अधिकारों से मर्यादित और नियंत्रित करता है। सातवां और अंतिम अंतर है कि हाब्स का समझौता सिद्धांत प्राकृतिक कानून का अंत करके नागरिक विधि व्यवस्था को जन्म देता है, जबकि लॉक के द्वारा प्रतिपादित समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक कानून पर कोई भी प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है। तो ये था हाब्स और लॉक के प्राकृतिक अवस्था और समझौता सिद्धांत का तुलनात्मक अध्ययन। अब आइए देखते हैं लॉक के राज्य के स्वरूप और विशेषताओं के संबंध में प्रमुख जो है धारणा। दोस्तों, लॉक ने सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर जिस राज्य की स्थापना की है वो जन सहमति पर आधारित है और ऐसे राज्य का मुख्य उद्देश्य मानव समाज का कल्याण करना है। राज्य के स्वरूप के विषय में लॉक का कथन है कि राज्य शक्ति को जन कल्याण के नाम पर जनता की संपत्ति के संरक्षण, विदेशी आक्रमण से रक्षा और राजकीय कानूनों के पालन के लिए मृत्युदंड जैसे नियम बनाने का पूरा अधिकार है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य मानव कल्याण का साधन मात्र है। लॉक की विचारधारा में ये बात स्पष्ट की जाती है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। और लॉक के अनुसार शासन का उद्देश्य समुदाय या समाज का कल्याण है और राज्य का आधार जनसहमति है। राज्य संबंधी विचारधारा का पहला और अंतिम स्वर जनसहमति है। लॉक ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौता सिद्धांत को अपनाने का मूल कारण या विचार ये है कि राज्य की स्थापना जनसहमति के आधार पर हुई है और जो लॉक का राज्य वर्तमान परिस्थितियों में जनसहमति पर ही टिका हुआ है। और लॉक के अनुसार जनता राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए करती है क्योंकि राज्य की सत्ता जनता की सहमति या उसी की सहमति पर आधारित है और राज्य की आज्ञाओं का पालन करना जनता के हित में है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो लॉक ने कहा है कि यदि शासक केवल अपने स्वार्थों को ध्यान में रखकर मनमाना शासन करता है तो ऐसी परिस्थिति में जनता शासन की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अब आइए लॉक के राज्य की प्रमुख विशेषताएं। तो लॉक का जो राज्य है वो जन कल्याण का साधन है। राज्य का निर्माण मानव के कल्याण के लिए हुआ है, इसलिए राज्य मनुष्य के लिए है, मनुष्य राज्य के लिए नहीं। लॉक का जो राज्य है वो जन सहमति पर आधारित है। यदि जनहित में शासक कार्य नहीं करता है तो जनता को सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने का और उसको पद से हटाने का अधिकार है। और लॉक का जो राज्य है वो सीमित और मर्यादित राज्य है। ये आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, शांति और न्याय व्यवस्था के संचालन का कार्य करता है। राज्य की शक्ति जनहित, प्राकृतिक नियम और प्राकृतिक अधिकारों से सीमित है। राज्य न तो व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार को छीन सकता है, न उसे सीमित कर सकता है और राज्य व्यक्ति की संपत्ति का संरक्षण करता है और इस दृष्टि से उसकी सत्ता सीमित है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि लॉक ने एक संवैधानिक राज्य की वकालत की है। लॉक का राज्य विधि के शासन या रूल ऑफ लॉ के द्वारा संचालित होता है। उसका मानना है कि विधि के शासन के अंतर्गत ही नागरिकों की राजनीतिक स्वतंत्रता सुरक्षित रह सकती है। और अगर आप देखें तो लॉक सरकार के स्वरूप के बारे में कहता है कि सबसे अच्छी सरकार वो है जिसमें विधायी शक्ति विभिन्न व्यक्तियों के हाथ में रहती है, जो एक सभा में समवेत होकर स्वयं या दूसरों के साथ संयुक्त होकर कानून निर्माण की शक्ति धारण करते हैं। तो इस तरह से लॉक सरकार के तीनों अंगों व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को पृथक करके उसे अलग अलग सत्ताओं द्वारा कार्य किए जाने की बात कही है। तो कुल मिलाकर लॉक ने एक संवैधानिक राज्य की बात कही है। वो कहता है जहाँ कानून का अंत होता है वहाँ अत्याचार प्रारंभ होता है। और कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो लॉक का राज्य एक निषेधात्मक राज्य है, सकारात्मक राज्य नहीं।
क्योंकि लाक के राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना मात्र है, उसके चरित्र को सुधारना या नैतिक उत्थान करना नहीं है। तो एक तरह से लाक का राज्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए निर्मित, सीमित और संवैधानिक सत्ता वाला जन सहमति पर आधारित राज्य है। अब आइए लाक के व्यक्तिवाद के बारे में जान लेते हैं। लाक का राजनीतिक चिंतन, इसमें व्यक्तिवाद के लक्षण को देखा जा सकता है। जैसे वो कहता है कि राज्य की स्थापना व्यक्तियों की सहमति के आधार पर हुई है। राज्य के निर्माण का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा है। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों से शासन का क्षेत्र सीमित है। लाक की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य नहीं बल्कि व्यक्ति संप्रभु है और लाक राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का समर्थन करता है और व्यक्ति को अपने प्राकृतिक अधिकारों का राज्य द्वारा अतिक्रमण किए जाने पर उसे राज्य का विरोध करने का भी अधिकार है, यानी राइट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ रेजिस्टेंस, राज्य के विरोध करने का अधिकार। लाक कहता है कि राज्य का निर्माण लोकहित के कुछ विशेष उद्देश्यों की प्राप्ति करने के आधार पर हुआ है, इसलिए राज्य की शासन की शक्ति सीमित है और उसे एक न्यासी यानी ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिए। और इसके अलावा राज्य और शासन की ये शक्ति जनसहमति पर आधारित है। इसमें यदि शासन निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करने में असफल रहता है और अपने अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करता है, उल्लंघन करता है, तो ऐसी स्थिति में जनता को उसके विरुद्ध विद्रोह या क्रांति करने का अधिकार होता है। तो उसका मानना है कि जब जनता ये अनुभव करे कि व्यवस्थापिका या सरकार उसमें रखे जाने वाले विश्वास के प्रतिकूल कार्य कर रही है, तो जनता को सर्वोच्च अधिकार होता है कि वो उसे हटा दे या बदल दे। तो कुल मिलाकर जब हम कहते हैं कि लाक ने गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन किया, तो इसी आधार पर उसको क्रांतियों का दार्शनिक या फिलासफर ऑफ रिवोल्यूशन भी कहा गया है कि लाक ने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1688 के इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को न्यायोचित सिद्ध करने के लिए ही किया था। अब आइए लास्ट में परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण और याद रखने वाले तथ्यों को देख लेते हैं। लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और ये प्राकृतिक अधिकार लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी के थे। हाब्स, लाक और रूसो इस विषय पर एकमत हैं कि राज्य समझौते का परिणाम है, इसलिए हाब्स, लाक और रूसो को समझौतावादी विचारक कहा जाता है। सामाजिक समझौता सिद्धांत मूलतः राजनीतिक दायित्व के आधार को समझाना चाहता है, ये भी कई बार प्रश्न आया है। और सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति से संबंधित है। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था है, ये लाक का कथन है। लाक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। लाक के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार या नेचुरल राइट है, जबकि धर्म का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। एक महत्वपूर्ण कथन है कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये लाक का कथन है। लाक ने सीमित संप्रभुता या संवैधानिक राज्य का समर्थन किया है। लाक का ये विश्वास था कि संप्रभु विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, इसी आधार पर उसने संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया, न कि निरंकुश राजतंत्र का। उदारवाद का जनक लाक को माना जाता है और लाक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए किया है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लाक ने सीमित राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन किया है। तो लाक ने एक संवैधानिक राज्य और सीमित राजतंत्र की अवधारणा का समर्थन किया। उसका कहना था कि जो व्यक्ति है वो नागरिकों की, जो राज्य है वो नागरिकों की सहमति पर आधारित है। लास्ट में आइए कुछ महत्वपूर्ण कथन को कवर कर लेते हैं। इवनस्टीन के अनुसार उदारवाद की आत्मा सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में जॉन लाक में प्रतिबिंबित हुई है। लाक के अनुसार जहां कानून का अंत होता है वहां अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। लाक के अनुसार मनुष्यों द्वारा राज्य के निर्माण का उद्देश्य संपत्ति का संरक्षण है और जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति में भी सबसे महत्वपूर्ण अधिकार संपत्ति का अधिकार है। बार्कर के अनुसार लाक में व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा स्वीकार करने वाली और सुधार चाहने वाली महान भावना थी।
मैक्सी के शब्दों में लाक का कार्य राज्य सत्ता को ऊंचा उठाना नहीं बल्कि उसकी सीमाओं को दर्शाना था। और वाहन ने लाक की रचना शासन पर 2 निबंध को दुनाली बंदूक कहा है। और देखिए कि लाक के प्राकृतिक अधिकार के बारे में सेबाइन कहता है कि ये एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में लेकर समाज में आता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लाक के अनुसार जो प्राकृतिक अधिकार थे वो व्यक्तियों को प्राकृतिक अवस्था में भी प्राप्त थे। लाक का कथन है कि प्राकृतिक नियम के बंधनों का राजनीतिक समाज में अंत नहीं होता और लाक का समाज दासता का पट्टा नहीं वरन स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है। लाक का ये कथन है कि सहमति ही विश्व में प्रत्येक वैध सरकार का निर्माण करती है और ये बात पूरी तरह से सत्य है। सहमति या जनता की सहमति ही विश्व में प्रत्येक वैध सरकार का निर्माण करती है। लाक के अनुसार सबसे अच्छी सरकार वो है जिसमें विधायी शक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के व्यक्तियों के हाथ में हो, जो एक सभा में समवेत होकर स्वयं या दूसरों के साथ संयुक्त होकर कानून निर्माण की शक्ति धारण करते हैं। और लाक के अनुसार देखिए, जब जनता ये अनुभव करे कि व्यवस्थापिका उसमें रखे जाने वाले विश्वास के प्रतिकूल कार्य कर रही है तो जनता को ये सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है कि वो व्यवस्थापिका या सरकार को हटा दे या बदल दे। इसी आधार पर वो व्यक्तियों को राज्य के विरोध का अधिकार या क्रांति का अधिकार देता है। वाहन के अनुसार लाक की पद्धति में प्रत्येक वस्तु व्यक्ति के चारों ओर चक्कर काटती हुई दिखाई देती है। प्रत्येक वस्तु को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि व्यक्ति की सर्वोच्च सत्ता सब प्रकार से सुरक्षित रहे। बारकर के अनुसार लाक में व्यक्ति की आत्मा को सर्वोच्च गरिमा स्वीकार करने वाली और सुधार चाहने वाली महान भावना थी। उसी में ये प्यूरिटन अनुभूति थी कि आत्मा को परमात्मा के साथ अपने संबंध निश्चित करने का अधिकार है। और देखिए, मैक्सी का कथन है कि लाक ने व्यक्तिवाद को अजेय राजनीतिक तथ्य बनाया है। और मैक्सी का ही कहना है, आप देखिए, कि लाक ही वो पहला व्यक्ति था जिसने इसने स्पष्ट और शक्तिशाली ढंग से इस सिद्धांत का समर्थन किया और कहा कि अगर शासक जनता की सहमति पर आधारित न हो तो वो अवैधानिक है। और लास्ट में मैक्सी के अनुसार 17वीं शताब्दी के इस दुबले पतले किताबी कीड़े डॉक्टर को राजनीति शास्त्र के उन कुछ विचारकों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए जिनका कार्य कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जॉन लाक का जीवन परिचय और उसके संपूर्ण राजनीतिक दर्शन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। ये वीडियो आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।